फिर से आपका स्वागत है। और नेट के पाठ्यक्रम में यह जो धूमिल सुदामा पांडे धूमिल की कविता लगी है जिसका शीर्षक है नक्सलबाड़ी, वह आपके सामने हम लेके आए हैं। नक्सलबाड़ी को आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। पूछा जाता है कि यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो जानकारी के लिए भी, हिंदी नेट के लिए भी, जेआरएफ के लिए भी, नेट जेआरएफ मतलब वहीं सेम टू सेम है, टीजीटी पीजीटी यानी कि हिंदी से उठने वाले तमाम प्रश्नों के परीक्षाओं के लिए यह कविता इम्पोर्टेंट है। और मेन टारगेटेड जैसे होता है ना कि है तो, लेकिन सबसे ज़रूरी किसके लिए है, तो नेट जेआरएफ के लिए है क्योंकि उसके सिलेबस में भी है, तो उसको टारगेटेड है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी में नहीं आएगा, सब में आएगा, सब में सबका बदला लेगा यह फैजल। नक्सलवाड़ी सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नीत के पास है, मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान सहुआइन की जांग पर भूल आया है। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही गुस्से पर गिर पड़ोगे। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वह कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ के साजिश के खिलाफ लड़ोगे? यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है, मगर गांड सिर्फ बाएं हाथ से धोता है। एक्सेप्शंस हो सकता है, इसका मतलब कि अपवाद हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 99.99% के लिए यह बात कही जा रही है। और अब तो हवा भी बदल चुकी है और सारे इश्तेहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। वक्त के फालतू हिस्सों में छोड़ी गई पालतू कहानियां देश प्रेम के हिज्जे भूल चुकी हैं और वह सड़क समझौता बन गई है जिस पे खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज़ दी थी। नहीं, अब वहाँ कोई नहीं है, मतलब की इबारत से होकर सबके सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। लेखपाल की भाषा में लंबे सुनसान में जहाँ पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं और विपक्ष में सिर्फ कविता है। सिर्फ हज्जाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तरा चमक रहा है, सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ, और तुम हो विपक्ष में बेकारी और नींद से परेशान। और एक जंगल है मतदान के बाद खून में अंधेरा पछिड़ता हुआ, जंगल मुखबिर है, उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज़ तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरौवत चाट सकता है। खबरदार खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है। कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार आखिरकार। तो यह आपके लक्षणा शैली में लिखी गई कविता है। इसका व्यंग्यात्मक शैली भी कह सकते हैं कि चोट की गई है समाज के बारे में, लोगों के बारे में, लोगों की नैतिकता के बारे में, तो इस पे चोट की गई है। और आप सीधा ऐसा ले तो आज ऐसा हो भी रहा है कहीं कहीं, मतलब कि सीधा अपने भाई हैं जो या फिर जानने वाले हैं, वह गला रेतने में ज़रा भी मुरव्वत नहीं कर रहे हैं। आजकल ऐसी खबरें कहीं कहीं से आ भी जाती हैं। अगली कविता मोचीराम शीर्षक से, या अभी हमने नक्सलबाड़ी पर पढ़ा, अब मोचीराम देखते हैं। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला, रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला, और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में तो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो हो जैसा है जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल है रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है
जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नौइयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकत्तियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पे थूकते हो? आप यकीन करें, उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पैसे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता और है जिससे पैर को लांघ कर मतलब एक आदमी निकलता है। सैर को न वह अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा है कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, यहाँ ठोको, वहाँ पीटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को आईना बनाओ। ओफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पे बिसूरता है, सड़क पर आतियों और जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह है कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो? वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिऊक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पैसे पे पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त का ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है, जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूतों से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सीझने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाती है। मन किसी झुझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है, जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो ज़िंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कामजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तुम मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो वह सोचता है कि पैसा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत है यह कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। तो यह हुआ आपका मोचीराम। नक्सलवाड़ी उससे पहले हमने देखा, फिर अब देखें मोचीराम। अब देखते हैं अकाल दर्शन। अकाल दर्शन इसी में देख लें कि अगले सेगमेंट में, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पूरा ख़त्म ही कर देते हैं, है ना। नहीं, चलते हैं अकाल दर्शन और आपका रोटी और संसद अगले भाग में देखते हैं, ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।